स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जतिन नेहरू। दोस्तों, हम ऐसे विषय की शुरुआत करेंगे जो हर किसी के लिए बोर्डम विषय माना जाता है, और वो विषय है इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री या हिंदी में कहें तो इतिहास। इस विषय को आखिर लोग बोर ही क्यों होते हैं इस विषय को पढ़ने के लिए? क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी कहानियां, ऐसी तारीखें होती हैं और अक्सर लोग इसको इसलिए बोर मानते हैं क्योंकि इसमें तारीखें पढ़नी पड़ती हैं। ये विषय उबाऊ या उदास या फिर एक तरीके से उदास विषय क्यों है? उदास विषय से मतलब ये है कि जब भी इंसान इस विषय के बारे में सुनता है तो ना वो बुरे लगता है, उदास नहीं लगता है। अब ये जो विषय उदास करने वाला बन गया है, ये किस वजह से हुई है? क्योंकि इसमें तारीखें हैं। ये विषय उदास क्यों है? क्योंकि इसमें डेट्स शामिल है, यानी कई सारी डेट्स को याद करना पड़ता है। ठीक है, डेट्स है, तारीख है, कई सारी तारीखों को इस पे याद करना, इसलिए ये विषय अपने आप में उदास और उबाऊ बन जाता है। और आखिरकार पढ़ना तो फिर भी है ऐसे विषय, और ऐसे विषय अक्सर पढ़े भी जाते हैं। तो इस प्रकार लोग पढ़ते होंगे, तारीख है वाला डेट्स है, और इसमें राजाओं के नाम याद करने होते हैं, युद्ध, वॉर, जितनी वॉर हुई होती है, युद्ध, उनको याद करना होता है। युद्ध याद करना है, डेट्स है, युद्ध है, ना जाने कितने फैक्ट्स हैं, कितने फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स डेटा, कई सारी खोज है पुरातत्व द्वारा की गई, उन्हें याद करना है, उनके मिस्टेरियस प्रोसेस को समझना है, क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे सवालों से गुजरना पड़ता है। जबकि देखा जाए तो ये सवाल ही नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा जवाब भी है, पर इतिहास किसी विषय से थोड़ा सा बोर्ड अप हो जाता है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। क्या किया जाए इतिहास को? अब आखिर जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उस विषय में हिस्ट्री या इतिहास विषय पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, और यदि वह नहीं पढ़ा जाए तो जीएस का पोर्शन तो अधूरा सा लगता है। ये इतिहास जो है ये अपने जीएस के पोर्शन में इम्पोर्टेंटली शामिल होता है। अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो, या फिर एसएससी हो, या फिर रेलवे, कितने
ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनके लिए हिस्ट्री एक ऐसा विषय बन जाती है जिसे समझना बेहद जरूरी हो जाता है। अब जब शुरू से ही एक बोर्डिंग विषय रहा हो कई था, चाहे वह किसी भी स्ट्रीम का क्यों ना हो, कॉमर्स अगर वो स्ट्रीम आर्ट्स है तो वो खुद इस विषय को बोरिंग मानता है। बाकी उसके लिए बोरिंग था तो वो कर चुके हैं। कॉमर्स साइंस वो बैकग्राउंड है जो उनको बोरिंग था तो वो हट चुके इस विषय से, इस सब्जेक्ट से। लेकिन जिसके पास ये विषय है इवन वो भी इसको बोरिंग विषय में शामिल करते हैं। लिहाजा कुछ विषय, कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स छोड़कर सभी स्ट्रीम के लोगों से चर्चा की जाए तो कुछ टॉपिक्स में उनका रुझान है जिनको वो इंटरेस्टिंग मान लेते हैं। सबके अपने अपने नजरिए हो सकते हैं। कोई मुगलों की हिस्ट्री अगर उसने कभी पढ़ी हो अच्छे से, किसी टीचर से अच्छे से पढ़ने में मिली हो तो शायद उसको वो याद हो। तो किसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अच्छे से थोड़ा बहुत याद हो, सुना हो, इसमें उसका बिना एफर्ट के ये चीज आई होगी कि उसने एफर्ट नहीं लगाया, सामने एक अच्छे टीचर थे, उन्होंने एक अच्छी एक्सप्लेनेशन उसको दी और वो उसको क्विकली रिमाइंड हुए। या तो ये हो सकता है कोई और चीज नहीं हो सकती इसके अलावा कि उसने बेहतर नोट्स बनाए होंगे तो उसे याद हो गए, या उसने बेहतर तरीके से खुद से सेल्फ स्टडी की तो उसे याद हो गया। सब कोई फंडा नहीं। यदि उसे उस विषय के बारे में जानकारी होगी या थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो थोड़ा बहुत हद तक एफर्ट लगाया होगा उस चीजों को जानने की कोशिश की होगी, अन्यथा उसे मैं कहूँ 80% या 90% सामने जो टीचर उपलब्ध है उनके द्वारा मिली हुई या सुनी हुई, और वो भी इस तरह से सुनी हुई कि सिनेमैटिक शॉट उसके ब्रेन में बन रहा हो तो डेफिनेटली उसको याद मिलेगा। यहाँ से एक तो कंफ्यूजन होता है कि जो भी हम विषय पढ़ रहे हैं, जो भी हम विषय पढ़ना चाह रहे हैं, उस सब्जेक्ट में महारत हासिल करने के लिए, उस सब्जेक्ट में बेहतर से बेहतर करने के लिए अपने लेवल जितना हो सकता है तो जरूरी है कि उस विषय पे एफर्टलेसली काम करें। यानी जब हम खुद से जद्दोजहद करते हैं कि सीखना है, समझना है, बहुत सी चीजों को एक साथ मैनिपुलेट करने लग जाते हैं तो मिसलेनियस हो जाता है, दिमाग में सब कुछ एकदम उबड़-खाबड़ हो जाता है। हिस्ट्री में कुछ ऐसा जब इसको पढ़ने की शुरुआत की जाती है तो दिमाग में सब कुछ उबड़-खाबड़ हो जाता है। उससे बचने का एकमात्र तरीका मुझे नजर आता है ये है कि इस विषय के टॉपिक्स जब भी पढ़ना शुरू किए जाए फॉर रिलेटेड टू दिस एग्जाम्स, स्टेट लेवल या फिर हम पीसीएस, एसएससी, यूपीएससी, ऐसे कितने एग्जाम्स हैं जिनमें जीएस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है ये एग्जाम्स में। तो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब पढ़ते हैं तो वो तैयारी चाहते हैं। अब कुछ लोग तो होते हैं इस विषय को उसके मिड जर्नी से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे जहाँ जर्नी इन्होंने रोकी थी वहां से उसको शुरू कर देते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि मैं आधे रास्ते तक तो चला था, इतिहास के किसी खास टॉपिक तक तो मैं पहुंच चुका था, अब शुरू करना है तो मैं वहीं से शुरू कर देता हूँ। देखिए साइकोलॉजी होती है, तो ये साइकोलॉजी होती है कि माने मैंने कुछ विषय को कंप्लीट किया था, टॉपिक कंप्लीट किया था इतिहास की, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, दिल्ली सल्तनत या मुगल या फिर एंशिएंट, कोई किसी पोर्शन से स्टार्ट किया तो कहीं पे रोक किया था जाकर। अब वो चाहता है कि वहां से शुरू ना करके उसको बिगिनिंग से शुरू किया जाए, उसकी शुरुआत से शुरू किया जाए उसको। तो ये एक साइकोलॉजी हो सकती है या अप्रोच हो सकती है इस विषय की तरफ कि हम इसको बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल स्टार्टिंग से किया जाए। मेरा मानना ये है कि विषय के लिए
एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, हमें इस विषय में कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, स्पेशल अप्रोच चाहिए। हमको बस इस विषय की एक ऐसी जानकारी, ऐसी नॉलेज एक्वायर करनी है जो जिस प्रकार का एग्जाम दे रहे हैं उस प्रकार की कंडक्टिंग एग्जाम में वो हमें उस हद तक मदद करे जहां तक हम स्कोर कर सकें। दैट्स इट। इसके बाद फिर कभी कभी क्या होता है, विषय का अट्रैक्शन भी इतना गहरा हो जाता है जब हम बहुत ही गुड अप्रोच के साथ, बहुत ही फ्रेंडली अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो विषय का एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है, सब्जेक्ट का नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि हमें तो आप तो गुड अप्रोच के साथ, आप तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़े, लेकिन धीरे धीरे ऐसा ये होने लगता है कि शुरुआत में बोरिंग था, फिर कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ सालों के बाद वो विषय अपने आप में आपको अट्रैक्ट करने लग जाता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये अट्रैक्शन मामूली अट्रैक्शन नहीं होता, ये अट्रैक्शन ऐसा होता है कि आपको आपके ऑन द वे ट्रैक से एकदम डिफरेंट ट्रैक पे ले जा सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पल भर में कहाँ आप टर्न अराउंड हुए। आप अपने गोल की तरफ तो थे, कब आप इस मोड़ पे आपने उस रास्ता बदल लिया, उसी विषय में आपको पता भी नहीं चला। यानी आप किसी एक टॉपिक पे, आप मान लीजिए इतिहास में कोई खास टॉपिक आपको चुनना है, हर सिविलाइजेशन मान लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में रहते हैं और क्लास 12th के लिए स्टार्टिंग सब्जेक्ट टॉपिक। अब इस टॉपिक में वो पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, पढ़ते तब उसे क्या लगा कि इसमें इस विषय में इंटरेस्ट उसका बढ़ गया। इंटरेस्ट जब उसका बिल्ड हुआ तो ये तो बड़ा अप्रोच थी, इंटरेस्ट आ गया, लेकिन उस इंटरेस्ट में उसको डीप डाइव कर दिया, और गहराई में करवा दिया, ज्यादा डीप कर दिया कि वो उस विषय, उस टॉपिक की डिटेलिंग से उभर ही नहीं पा रहा, बस इंफॉर्मेशन गैदर करे जा रहा है। उसे इतिहासकार थोड़ी बनना है, उसे आर्कियोलॉजिस्ट थोड़ी बनना है, उसे हिस्टोरिकल पर्सन थोड़ी बनना है, उसे तो सिर्फ एज अ स्टूडेंट सिर्फ कोई अप्रोच के साथ इतना फैक्ट्स और इतना डेटा इकट्ठा करना है जिसके बिहाफ पे वो उस पर्टिकुलर खास एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सके। दैट्स इट। अगर स्कोरिंग 33% मार्क्स की है तो वो 100% तैयारी करने की जरूरत नहीं, इतना वो एफर्ट किसी और विषय में लगाएगा, फिर बाकी का वो अलग विषय पे यूज करेगा, तो वो कम समय में जल्दी अपने गोल की तरफ पहुंच सकता है। तो हम भी आपसे प्रयास करेंगे कि इतिहास को, हिस्ट्री को इस तरीके से समझेंगे ताकि ये एग्जाम ओरिएंटेड रहे, ये भटके नहीं विषय। और जब भी हम एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए ख्याल करते हुए विषय को सीखने का प्रयास करते हैं, तो अभी तो ये क्लियर हो गया कि इतिहास तो पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन इतिहास जब पढ़ना ही पढ़ना है और इन चीजों से ऊपर गुजरना है तो उसको उबाऊ न बनाया जाए। दूसरी बात और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब इस विषय को शुरू करेंगे, इस विषय को शुरुआत करते हैं, तो एक तो सवाल रहता है कि कहाँ से करें, है ना। और अक्सर आपने बड़े बड़े विद्वान जनों से सुना होगा, अपने गुरुजनों से सुना होगा कि हिस्ट्री जब भी पढ़नी है तो कोशिश ये करनी है कि एनसीईआरटी से सुनिए। एनसीईआरटी बेस होता है, मतलब कोई बिल्डिंग जैसी खड़ी होती है, उसका बेस जितना मजबूत होगा वो बिल्डिंग उतनी ही मजबूत बनेगी। तो एनसीईआरटी हर एग्जाम्स का बेस होता है, या कोई भी आप एग्जाम्स दे रहे हो उसमें हम एनसीईआरटी को बेस मान लेते हैं कि भाई बेस स्ट्रक्चर ये मजबूत होगा, ठीक है, तो हम हर विषय पे बाहर हासिल कर सकते हैं, एडवांस पे फिर जा सकते हैं। अब सब बोलते बेस अगर यही था तो 10th में आकर 10th तक आकर या उसके बाद स्ट्रीम चेंज कर दी, 12th तक आकर हमने तो यही पढ़ा था। अगर आर्ट्स स्ट्रीम से थे
या कॉमर्स से थे या फिर साइंस से थे, 10 तक तो था, और 12th तक आर्ट्स से देखा, पढ़ा तो ये था, यानी हमने बेस तो पढ़ा था, और फिर दोबारा क्यों? दरअसल हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना, मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलने वाला, पर एक पॉइंट तो इसमें है कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इतना ही मजबूत कर दिया होता तो शायद इतनी टैकल ना करना पड़ता इन चीजों को लेकर, इन चीजों को लेकर इतनी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं कि कैसे उसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इंटरेस्टिंग ये क्लास 3rd से ही हो जाता। हमारा दिल्ली बुक है जो हिस्ट्री से रिलेट करती है, अगर ये बाउंड ना होता, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया होता, तो आज इसके दास के बाउंड सब इसमें तो बस कहानियां और युद्ध ही पढ़े होते हैं, ये आज प्रश्न के रूप में हमारे सामने ना होता। क्लास 3rd से ही 4th 5th 6th में आकर, जैसे कि मैंने भी लिखा कब कहाँ क्यों कैसे, इससे शुरुआत हो जाती। फिर 7th 8th मुगल पूरा, दिल्ली सल्तनत पूरा, 9th 10th 11th में आकर वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर 12th में आकर के इंडियन हिस्ट्री, और वो भी कहाँ तक? आजादी तक। मुझे नहीं लगता कि अगर ये इस तरह चलता तो इससे बड़ा इंटरेस्टिंग विषय कोई होता, क्योंकि ये अपने बीते कल से एक ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करता है जो वर्तमान को बताती है। वर्तमान की सिचुएशन आप देख रहे हैं वो एग्जैक्ट पहले क्या थी, और जो वर्तमान में आप देख रहे हैं उस पे चलने वाले कार्य, है ना, उस पे चलने वाले कार्य किस प्रकार किए जाए जिससे फ्यूचर पास्ट जैसा ना हो, बेहतर ही हो। तो अपने पास्ट को जान करके ही, अपनी गलती को जान करके इंसान सुधार सकता है वर्तमान में, ताकि फ्यूचर में वो गलतियां रिपीटेटिव ना हो। इस तरीके से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, पर ये अप्रोच नहीं। हमेशा अप्रोच ये रही, तारीख याद कर लो, युद्ध याद कर लो और बंद कर लो। तो इस तरीके से विषय यहीं पर बंद हो जाता है, अपने आप में ऑटोमेटिकली बैन हो जाता है ब्रेन से, बुद्धि से। लेकिन आज हम इसको फिर अनलॉक करने वाले हैं, और अप्रोच जैसा मैंने कहा पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, बट डोंट डीप डाइव। हमें इतना गहरा नहीं होता था कि हम इसमें एकदम स्पेशलाइज हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ इसमें इतने लेवल पे जाना चाहते हैं ताकि हमें हर विषय की इतनी तो नॉलेज हो, इसके हर टॉपिक्स की, इस विषय के हर टॉपिक्स की इतनी तो नॉलेज हो कि उनसे पूछे जाने वाले सवालों का हम उतना जवाब दे पाए। माना उससे गहरा जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन उतना जवाब दे पाए जितना एग्जाम में चाहिए, जितना एग्जाम में नीड है। उस अप्रोच के साथ आगे बढ़ने के लिए हम यही करेंगे, इससे आगे से शुरू करेंगे। तो मैं एक बार फिर समराइज करता हूँ चीजों। पहला कि इतिहास उबाऊ है, बोरिंग है, जिसको अपने आने वाली क्लास में इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश। दूसरा ये कि इसमें जो डेट्स होती हैं, वॉर होते हैं, या जो भी हम फैक्ट्स डाटा पढ़ते हैं, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे समझाने का प्रयास किया जाए, वो भी सिर्फ इतना जितना एग्जाम ओरिएंटेड हो सके। एंड थर्ड, लास्ट नॉट द लीस्ट, कि हम इसकी शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, यानी 0 to हीरो। इस तरीके से इसको शुरू करने वाले हैं।
जो से शुरुआत की जाएगी। The world around us, ये थर्ड क्लास में हम 6 से स्टार्ट करते हैं। मैं एनसीईआरटी की बुक से वो डायरेक्ट उससे वर्ड टू वर्ड समझाने की कोशिश करूँगा। एनसीईआरटी सामाजिक अध्ययन और क्लास 6 की एनसीईआरटी है हमारे अतीत पार्ट 1। प्रारंभिक कथन से ही है क्या कब कहाँ और कैसे, इसको मैं एक बार कवर कर चुका हूँ। हम यूनिट 3 से शुरू करते हैं, देन चैप्टर 3 से शुरू करते हैं, आरंभिक नगर। गाना गाते हैं, वीडियो बनाएं, बस अपना फोटो अपलोड करो और आपकी आरंभिक नगरों से शुरुआत। देखिए, इससे पहले विषय में कैसे लोग आर्केड करते थे, कैसे लोग अपना जीवन यापन करते थे, यहाँ से शुरू किया था। अब हम इसको आरंभिक नगर यानी कि जब लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, एक जगह पे खेती करना शुरू किया, एक जगह पे रुकने का मौका मिला। मतलब अगर हम एक बार अपने माइंड में एक पिक्चोरियल फॉर्म बनाते हैं, एक पिक्चर्स एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म कुछ ऐसी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, नहीं इतना इंटरेस्टिंग होगा जो हम इस यूनिवर्स की बात करते हैं कि ये हर चीज तो उसके बिगिनिंग से दिखे, तो जब ये यूनिवर्स शुरू हुआ होगा, ठीक, तो मैं ऐसे तो बता नहीं पाऊंगा कि यूनिवर्स आखिर कितना बड़ा स्पेस होगा, बट लेट्स सपोज जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा सर्कुलर पार्क और उसमें इतना भी क्लियर नहीं जो मैं देखा, बट फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ डॉटेड लाइन जो कि विजिबल नहीं होगा, बट लेट्स थोड़ा सा इसको हैवी बना देते हैं। तो इतना डेफिनेटली इतना नहीं होगा, वो विजिबल ही नहीं होगा क्या, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ समझाने। एक बहुत बड़े ब्रह्मांड में छोटे से लेवल पे जो दिखता है वो है अर्थ, इतना बड़ा यूनिवर्स। इतना बड़ा यूनिवर्स और वहां पे देखने वाली इतनी छोटी सी पृथ्वी अर्थ। अब हम जानते हैं कि बिग बैंग हुआ और फिर साइंटिफिक अप्रोच बिग बैंग हुआ, बिग बैंग थ्योरी जिसे बोलते हैं हाइपोथेसिस, वहां से एक छोटे से सिंगुलैरिटी में, ठीक है, मॉस्मा बॉडी छोटी सी, उसमें सिंगुलैरिटी में 13.7 ट्रिलियन इयर्स अगो क्लास 2 स्कोप हुआ और कई सारी गैसेस का मिश्रण था वो, और फिर बूम करके ब्लास्ट हुआ और कुछ सेकंडों तक तो एकदम सब कुछ शांत रहा। उसके बाद तो एक्सपेंडेशन स्टार्ट हो गया, यानी धीरे धीरे विश्व यूनिवर्स एक्सपेंड करने लगा। फिर 4.5 अरब वर्ष पहले हम देखते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम अर्थ का फॉर्मेशन शुरू हुआ। शुरुआत गर्म थी, ऐसा नहीं, कितने आपने फैक्ट्स पढ़े होंगे, राइट? मैं उस पे नहीं हूँ, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं। ठंडी हुई और जब अर्थ ठंडी हुई
और पहला जीवन हुआ होगा, तो क्या डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग के तौर पे हुआ होगा? नहीं। जो पहला जीवन धरती पे आया, मैं शुरू तो स्टार्टिंग से भी कर सकता हूँ विषय को रुचिकर बनाने के लिए, पर इस पे हम आगे आने वाले किसी न किसी टॉपिक पे रुक कर एक बार चर्चा जरूर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी कुछ है सूरत आने को। पर जब हम अर्थ की स्टार्टिंग की बात करते हैं, अर्थ के लाइफ की, जीवन की शुरुआत की बात करते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जीवन जब शुरू हुआ तो कैसे शुरू हुआ हो, कैसे उसने अपने पांव धरती पर रखे होंगे और वहां से एक एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया होगा, और वो कौन सा जीव रहा होगा, तो कौन सी लाइफ रही होगी, किस फॉर्म में वो दिखती होगी इस धरती पर, और इस धरती ने उसको पाला होगा। और आज तक ये धरती उस स्पीसीज के जनक को पाल रही है, यानी कि हम उनके वैसे कह सकते हैं वो हमारे वंशज थे, तो आज उन्हीं के हम वंशज हैं, तो हमें पाल रही है धरती। वो कौन सी रही होगी, किस रूप में रही होगी, और किस प्रकार के माहौल, वेदर में, है ना, कंडीशन में उसने अपने आप को सर्वाइव किया होगा। अब देखते हैं कि हम अच्छा शुरुआत में कौन आया, वैसे सोचते रहते हैं, तो अचानक अगर हम इस विषय के बारे में कभी जाना भी नहीं होगा, मतलब कोई भी हो, किसी भी स्टूडेंट का हो, जब उससे बात की जाती है तो इवन वो भी ये इस हिस्ट्री के इस विषय में रुचि दिखाने लग जाता है, और वो कहने लगे हाँ वो पता है कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था स्टार्टिंग, कौन सा जीव आया। अक्सर बोलते हैं कि पहला जीव जो था वो एक सिंगल सेल था, सिंगल सेल था, जिसे एकल कोशिका बोलते हैं, एकल कोशिकीय कोशिका जीव, ऐसा जीव जिसमें सिर्फ एक सेल था, सिंगल सेल था। हमारी बॉडी में तो करोड़ों सेल्स हैं, वो एक सेल की कोशिका थी, वो खुद से ही क्या करती थी, डिवाइड होती थी, और फिर 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16, 16 से 32, और ऐसे करते करते वो आगे जीवन बन रहा। और फिर आगे भी बहुत कुछ डिस्कशन किया, और जो हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास को थोड़ा टटोला है, फिर वो आगे बढ़कर इसके और सटीक उत्तर देने का प्रयास करते हैं। मैं ये नहीं कहता बाकी स्ट्रीम के नहीं दे पाए, डेफिनेटली मैं कहता हूँ वो भी देने को तैयार है, उनको भी पता होता है, क्योंकि उन्होंने इस विषय को रटा नहीं था, इस विषय में रुचि दिखाई। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कुछ विषय जो रुचि कर रहे होंगे वो तुरंत ही लागू होंगे, उनके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा होगा। ऐसे ही इतिहास में कोई एफर्ट नहीं लगाना है, विदाउट एफर्ट, बस बेस आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मतलब जब सही अप्रोच तक पहुंच चुके थे, जहां से हम कह सकते हैं कि अब यहाँ से बस लगता है अब चेंजेस आने वाले हैं, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और भी हम आगे आ जाए जल्दी से जल्दी, तो होमो सैपियंस, है ना, जिसके होमो के 2 पार्ट बने, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। ऐसे 2 सेगमेंट में से हम जिस प्रजाति से हैं, हमारी जो पूर्वज रहे हैं, वो होमो सैपियंस बने। और वहां से फिर वो जो इवोल्यूशन है फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, आज हम देखते हैं कितना आगे। फिजिकली तो हम एक तय सीमा तक पहुंच गए कि बस अब यहाँ से कोई नई फॉर्मेशन नहीं बन पाए। पूंछ थी तो वो हट गई, 4 हाथ थे तो 4 पैर थे तो 2 पैर हो गए, 2 हाथ बन गए, स्पाइन सीधा हो गया, जिसके थ्रू गर्दन का मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट बेहतर हो गया, 2 पैर पे खड़े होकर चलना इजीली हमने अचीव कर लिया। कैप
जो कम था हाथों का बढ़ गया, पैरों का घट गया, धीरे धीरे ये इवोल्यूशन हुआ। अब जाकर ये इवोल्यूशन शायद रुक गया, या बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट में अभी भी इवोल्यूशन जारी है, या फिर ये है कि पुराने समय में कुछ बेहतरीन चीजें घट करके अब कम हो गई। कम तो इससे कान का साइज बड़ा होना, वो छोटा हो गया, ज्यादा दूर की नहीं सुनना, अलग डिस्ट्रक्शन होना। अब मुंह काफी चौड़ा था तो वो एकदम शेप में आ गया। फिर ये कई सारी चीजें हुई, बॉडी के बहुत सारे बाहर होने की वजह से अब वो कम हो गए, क्योंकि अब हमने कपड़े पहनना शुरू कर दिए, कितना कुछ बदला। लेकिन इसके लेवल यानी मेंटली लेवल पे ये इवोल्यूशन जैसे मानो अभी भी जारी है, क्योंकि इसमें तो खुराफाती कभी खत्म ही नहीं होती। और इसका एक खुराफाती आइडिया इतना विशाल है कि आज हम हमारे सामने इसका एक बेहतर नमूना अगर हम देखें अब तक का, तो वो एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोचिए शुरुआती दौर से जहाँ सिर्फ खाने की तलाश में भूखा मारा फिरता था, नंग धड़ंग घूमता था, एक समय बाद इतनी डेवलपमेंट कि ह्यूमन के इतिहास में एक रिवॉल्यूशन ला दिया उसने एआई को इंट्रोड्यूस कर। अब इसके कुछ जैसी बातें, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। तो यदि इसका हेड हम अच्छा माने, डेफिनेटली इसका एक नेगेटिव साइड भी होगा, लाइक टेल, जैसे कि एक कॉइन में होता है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इस एआई को भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। बट अभी सब कुछ इसका मानो बेबी फॉर्मेशन में है, तो मे बी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा लॉजिस्टिक, थोड़ा गुदगुदाने जैसा विषय लगा। और आगे चलकर भी किस प्रकार और महारत हासिल कर सकता है और क्या क्या इसमें रिवॉल्यूशन हो सकता है, वी डजंट नो। हम एक्सक्यूज ही दे पाएंगे, बाकी भविष्य में क्या होगा क्या। लेकिन फिलहाल जितना भी है तो हम इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। इसका सदुपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब जब इंसान एक साथ रहना शुरू किया, कैसे, जब खेती करनी शुरू कर, जीवन तो बना क्या रहती है। आप पर अभी भी वो सिर्फ सेल्फ लेवल पे काम कर रहा था कि मैं, मेरी भूख, मेरी नींद, इस विषय पे काम कर रहा था। अब जब उसे लगा कि जो भी मैं अपनी भूख के लिए तड़पता हूँ, अपनी नींद के लिए, सारा एफर्ट मेरा होता है, कई दिन नहीं मिल पाता। लेकिन जब एक से दो जने आते हैं तो हो सकता है एक शिकार के लिए चला जाए तो दूसरा उसके बाद की व्यवस्था करे, जैसे पकाना हो, क्योंकि आपका आविष्कार हो गया, फिर और आगे चले जाए तो औजार बनने शुरू हो गए, या और थोड़ा सा करीब आ जाए इतिहास के तो पहियों का आविष्कार हो गया। इन चीजों से की मदद होने लगती, तो लोगों को लगा कि अब तो साथ रहकर, एक गैदरिंग में रहकर, एक ग्रुप बनाकर, एक जैसे माइंडसेट लोगों का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलेगा तो काम आसान हो सकते हैं। कुछ लोग शिकार को जाएंगे, अब अकेले इतनी कई सारे जाएंगे तो शिकार जल्दी प्राप्त होगा, और औजार होंगे तो उनसे और दूर से मारक क्षमता पैदा हो सकती है। फिर आपका आविष्कार से उसको पकाया जा सकता है। घर पर रहकर कोई होगा, जब वो लाएंगे शिकार करके तो वो दे देंगे, अपना वो फ्री, थक हार के हो चुके तो वो फ्री हो गए, बाकी लोग शिकार को फिर पकाएंगे, पकाकर अच्छे से परोस देंगे और सब मिलकर खा लेंगे। और रात्रि की अवस्था में जब सब कुछ शयन करेंगे तो कुछ लोग पहरा देने के काम कार्य करेंगे, फिर यदि वह शयन करेंगे तो फिर से कुछ लोग पहरा। इस तरीके से एक व्यवस्था, एक सिस्टम, एक सामाजिक व्यवस्था का इनपुट देखने को मिलता है कि अब देखो सौहार्दपन दिख रहा है, एक दूसरे के साथ कैसे मैनेज कर सकती हैं, कैसे एक अलग अलग बुद्धि वाले के साथ कैसे रह सकते हैं, यहाँ से शुरुआत हुई। तो ठीक इसी पॉइंट पे आकर होते, जैसे कि मैंने दुनिया की शुरुआत से कुछ
बात करी आपसे। मैंने ये कुछ कुछ विषयों की इसलिए बात करी थी, मुझे इतना अनुभव है ना, मुझे पक्का पता है कि आप लोग इस विषय के बारे में जानकारी जरूर है, चाहे टूटी फूटी क्यों ना हो, लेकिन ये होगी जरूर कि हाँ बिग बैंग थ्योरी थी, फिर अर्थ का फॉर्मेशन था, अर्थ आग का गोला थी, फिर वो ठंडी हुई तो यहाँ पे बारिश होने शुरू हुई, पूरा पैसिफिक ओशन तैयार हो गया, चांद की फॉर्मेशन को भी आपको पता होगा धरती से भी, फिर अर्थ जो 6 घंटे में घूमती थी अब उसकी स्पीड से हो गया, अब 24 घंटे हो गए, एक दिन बन गया, फिर 365 डेज का राउंड बन गया। मैं जब कितनी चीजें आपको तो डेफिनेटली याद होगी, चाहे टूटी फूटी हो। फिर आदि मानव से शुरुआत, फिर होमो सैपियंस से एक तरीके से मानव की सही शुरुआत, ये सब जानते हैं। तो मैंने उस मोड़ पे लाकर छुआ है यहाँ पर, उस मोड़ पे लाकर छुआ है जहाँ पर वो अब एक साथ रहना शुरू कर रहे हैं, खेती करना शुरू कर दिए हैं, एक साथ खाना पकाना, एक साथ बाकी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अब समय बच रहा है, शिकार जल्दी हो जा रहा है, जल्दी तैयार भी हो जा रहा है, खेती होने से और हेल्प हो गई, इवन पालतू पशु बनाने से जो जिनसे दुग्ध व्यवस्था मिलती हो उनको पालना शुरू कर दिया है, उनसे दुग्ध व्यवस्था मिलती हो। तो इस तरीके से हम एक तरीके से नगर बनाने की व्यवस्था शुरू कर चुके हैं। तो बस यही से हमारा विषय शुरू जाता है आणविक नगर। तो ये वो पॉइंट था जहाँ पे जाकर मेरे को छोड़ना नहीं था, बल्कि यहाँ से हमें को शुरू करना, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम आपसे लिया। हमें एग्जैक्ट एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी की कहानी चलती है, उससे पहले पढ़ी, उसमें से कुछ चीजों को पकड़ेंगे, बोर्ड पर नोट डाउन किया जाएगा, देन आप नोट कीजिए। तो जैसे पुराने भवन का संरक्षण, यहाँ पे दो बच्चे जो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे, जैसे जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे हैं गली के पास। देखो मैंने जैसा कहा कि विषय को विषय की तरह कहानी की तरह पढ़ा जाएगा, बचपन में कहानी कैसे याद हो जाती है, थ्योरेटिकल फॉर्म में या फिर पिक्चर फॉर्म में, कितनी जल्दी याद हो जाती है, बस उसी टर्म में समझना है। तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे और जैसे गली के बच्चे बोरहा घर कहा करते थे, भाई बहुत पुराना महल खंडहर घर, और अब वो बोरहा घर बन गया, तो वहाँ पे रहता नहीं। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देख, वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चरल फॉर्म को देख, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। हम जानते हैं कि पुराने जितने से पुराने आर्किटेक्चरल फॉर्म तो आज प्रिजर्व करके रखा जाता है, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ऐसी कितनी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है या हमारी धरोहर मानी जाती है, हमारी पहचान मानी जाती है ये चीजें से, जो कि आज टूरिस्ट फॉर्म में बन चुकी है, अट्रैक्शन फॉर्म बन गया, टूरिस्ट अट्रैक्शन फॉर्म बन चुका है, लेकिन वो हमारी धरोहर है। तो उसको प्रिजर्व करना, उसको बचाए रखना, इसके लिए हमारे भारत में हिस्ट्री में जो बच्चे पढ़ते हैं जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI भारत की एक संस्था है, ठीक है, जिसका काम ही यही है कि सुरक्षित रखे इतिहास की ऐसी अद्भुत चीजों को, पुरातात्विक चीजों का उत्खनन होना और उसमें रिसर्चेस होना और उसको प्रिजर्व रखना, ये काम ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का होता है। तो वो यहाँ पे ये चर्चा है और यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर के में से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। भाई अपनी जिससे हमने आज सफलता पाई हो और वो हमारे सामने उपलब्ध है, तो हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि भाई हम इसके वजह से आज वहाँ पर हैं, तो वो एक लगाव हो जाता है अपने इतिहास से। इस तरह हड़प्पा की कहानी शुरू करते हैं, कहानी जब भी शुरू होती है भारत के इतिहास की, तो विश्व के इतिहास की तो मेसोपोटामिया हो सकती है और अलग अलग सभ्यताओं से हो सकती है। भारत की यदि ऐतिहासिक गाथा की शुरुआत होती है तो हमेशा वो ऐसी होती है कि शुरुआत में ही चर्चा हड़प्पा की कर देगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन। हम भारत का मैं सही नक्शा तो नहीं पर हम
अब ये भारत का मैप मान लेते हैं और यहाँ पे ये इस तरह चलेगा और फिर यहाँ से इस तरह मैप करेगा, ये फॉर्मूला है। अब ठीक भारत की ये त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, ये कुछ इस तरह बनती है त्रिभुजाकार आकृति, ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, फिर मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। ये कुछ ऐसी फॉर्मेशन बनती है जिसमें आधे में हमारा भारत आता है, बाकी में अपना पाकिस्तान आ जाता है और आधे में इंडिया आ जाता है। इस तरीके से ये सभ्यता फैली हुई है। हड़प्पा जिसे हम देखते हैं पाकिस्तान में, ठीक, तो ये सभ्यता इस तरह विकसित होती है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई, यहाँ शुरू थी कि कैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला। हड़प्पा सभ्यता थी वो तो तब से थी, जब बनी थी ठीक, लेकिन कैसे याद हुआ लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता भी है। तो 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा का राजस्थान मिला। और जो आधुनिक पाकिस्तान में है, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई और इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप क्या है। हमारा जो भारत है 3 समुद्रों से घिरा हुआ है और 3 समुद्रों से घिरा होने के कारण इसको उपमहाद्वीप बोलते हैं। और उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुराने स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब हम यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की ही बात करेंगे। तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, इसका नाम मोहनजोदारो, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम मोहनजोदारो और सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, तो इसकी कई नाम है। पर ये हड़प्पा सभ्यता पहला नाम इसलिए क्योंकि यहाँ सबसे पहले खोजा गया स्थल है ना, पहला खोजा गया स्थल, पहला खोजा गया स्थल होने के कारण ये नाम हड़प्पा का। हड़प्पा, अब ये हड़प्पा के बारे में और भी गहरी बातें पढ़ना से शुरू करें ना। 1921 में खोजा गया, फिर 1922 ये तो दयाराम साहनी, राघव दास बनर्जी मौजूदा स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी के आसपास ज्यादा स्थल मेरा प्रिय सिंधु घाटी सभ्यता घाटी। ठीक, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य के यहाँ पे बर्तन पाए गए तो उस वजह से बन गई कांस्य युगीन सभ्यता। तांबा और कांस्य को मिलाकर बनता है, स्टील को मिलाकर बनता है, जिससे ये एक प्रकार का एक बर्तन बन जाता है और उसके पात्र बन जाते हैं, तो कांस्य युगीन सभ्यता। इस तरह से इसके नामकरण हुए। और
इसका कार्यकाल 2600 BCE से ईसा पूर्व से 1750 BCE माना जाता है। और ये जो तारीख है ये कार्बन 14 देती है। कार्बन 14 डेटिंग। कार्बन 14 एक रासायनिक पदार्थ होता है जो रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे भी किसी की भी तारीख पता लगाई जा सकती है वो किससे किस काल के बीच रही है। डेट 2600 से 1750 कहीं कहीं पर ये डेट थोड़ी सी वेरी कर सकती है पर नियर बाय इसी के निकलेगी 2600 से 1750। आज इस विषय को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि हमने भूमिका बांधी है तो उससे थोड़ा समय लगा। भूमिका बांधनी भी बहुत जरूरी थी। आपस में इस विषय पर डिस्कशन भी बहुत जरूरी था कि एक्चुअल में हमें किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। आपकी शुरुआत हो चुकी है तो आज के लिए बस इतना ही और आने वाली सभी वीडियो में एक एक चैप्टर को सिलसिलेवार तरीके से उसको अनफोल्ड करेंगे और उस डिटेलिंग तक जाएंगे जहां तक हमें दी है एक एग्जाम्स के लिए। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं और वहां फिर हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।